नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कंपटीशन चैनल पर। और यहाँ पर हम हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट यानी कि साहित्य और व्याकरण दोनों को यहाँ पर देखने वाले हैं। हमारे यहाँ पर 90 प्लस क्वेश्चन है, 90 से 95 तक क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। और इसमें आपको 50 क्वेश्चन पहले व्याकरण के देखने को मिलेंगे, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ठीक है। और उसके बाद में हम साहित्य को करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस हैं जो आपको डेली अब मिलती रहेंगी। पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बताइए यहाँ पर अपना आप आंसर लगाते हुए चलें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है तो आपको पता होना चाहिए कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या है? मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या है ये आपको बताना है। मात्रा प्लस में आज्ञा, मात्र आज्ञा, मात्रा आज्ञा, या फिर मात्र प्लस में आज्ञा। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा डी, मातृ प्लस में आज्ञा। ठीक है, मातृ प्लस में आज्ञा, ये हमारा सही हो जाएगा मात्राज्ञा। ठीक है, संधि विच्छेद है, ध्यान रखना। नैना अभिराम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नैना अभिराम, ठीक है, नैना अभिराम, इसका सही संधि विच्छेद आपको निकालना है। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? नैना प्लस अभिराम, नयन अभिराम, नए अभिराम, नाभिराम, या फिर नैना मीराम। देखो, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों ही जो शब्द होते हैं वो सार्थक होते हैं। ठीक है, दोनों ही शब्द जो होते हैं वो सार्थक होते हैं, ध्यान रखना है। दोनों का ही कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलता है। तो दूसरे में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नयन प्लस अभिराम। ठीक है, नयन और अभिराम, नयन और अभिराम, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नैना अभिराम हो जाएगा। ठीक है, न प्लस है यानी कि ना बन जाएगा। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? स्वर्गारोहण, स्वर्ग प्लस आरोहण, तो डी इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा। संधि विच्छेद अगर आपने थोड़े से भी पढ़ रखे हैं तो जब हम इनको बोलते हैं ना तो उसी में ही संधि निकल जाती है। ठीक है, बोलने में ही संधि का आंसर हमें पता चल जाता है। स्वर्ग प्लस आरोहण, ठीक है, आरोहण का मतलब क्या होता है? जाना या चढ़ना। ठीक है, या तो स्वर्ग की तरफ जाना। ठीक है, ये है स्वर्गारोहण। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? अत्यल्प, अति प्लस अल्प। ठीक है, बिल्कुल इसको बोलने से ही पता चल जाता है। अत्यल्प, अति प्लस अल्प। ठीक है, अति इसमें क्या है? उपसर्ग है, तो अति प्लस अल्प हमारा सही हो जाएगा। स्थानापन्ना का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? स्थानापन्ना, स्थानापन्ना, इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो 5 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 में करेक्ट आंसर हमारा देखो यहाँ पे प्लस है, स्थान प्लस में आपन्न। ठीक है, स्थान आपन्न, ये हमारा सही हो जाएगा, स्थान प्लस में आपन्न। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? आप पॉज करके अपना 1 सेकंड में आंसर लगा लीजिए और फिर देखिए कि इसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। बच्चे प्रैक्टिस सेट जो मतलब कहीं से भी जो है खरीद करके पढ़ते हैं और तब अपने आंसर लगाते हैं। तो आपको यहाँ पर खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपना आंसर तो यहाँ पे भी लगा ही सकते हो। ठीक है, आप ये समझिए कि आपने ये खरीदा है, आपने पैसे दिए हैं और आप उसी हिसाब से इस प्रैक्टिस सेट को करने की कोशिश करें और देखें आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं और कौन सा पार्ट है जो आपका कमजोर है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो गीता प्लस में अंजलि। ठीक है, गीता प्लस में अंजलि, लेकिन ध्यान दीजिए अंजलि में यहाँ पर छोटी की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 6 में, 6 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गीता प्लस में अंजलि, यानी कि गीतांजलि में देखो इसमें कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है इसके अंदर, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? गीत प्लस में अंजलि। ठीक है, गीता नहीं होगा, गीत प्लस अंजलि हमारा सही हो जाएगा। गीतांजलि, गीत प्लस में अंजलि। सो देशे का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? सो देशे, स प्लस में उद्देश्य। ठीक है, स उपसर्ग है इसके अंदर, स प्लस में उद्देश्य यानी कि सो उद्देश्य। स यानी कि उ है ना, और यहाँ पर हम लगाएंगे तो अ प्लस उ
ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, तो ओ बनता है। ठीक है, ओ बनता है तो क्या बन गया, सो उद्देश्य। निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, निष्करुण, इसमें विसर्ग स्वर संधि है। ठीक है, निष्करुण में कौन सी है, विसर्ग स्वर संधि है, सॉरी विसर्ग संधि है, और इसमें सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, नी प्लस में करुण। ठीक है, नी प्लस में करुण, हमारा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नी प्लस में करुण। नेक्स्ट है यहाँ पर 9 में, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, शुभ प्लस में इच्छा, है ना, जब हम बोलते हैं तो बोलने से बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो रहा है, शुभेच्छा, शुभ प्लस में इच्छा, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, नव प्लस में उन्मेष। ठीक है, नव प्लस में उन्मेष, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, ब्रह्म ऋषि, तो ब्रह्म प्लस में ऋषि, बिल्कुल सी आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्म प्लस में ऋषि। लेकिन ध्यान देना है, यहाँ पर ब्रह्मा है और यहाँ पर ब्रह्म है, तो कौन सा सही होगा हमारा 11 में, फिर भी सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट है, ब्रह्मा नहीं होगा, ब्रह्मा ऋषि नहीं है, वो ब्रह्म ऋषि है। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद बताना है, तत्पुरुष, तत्पुरुष, तथ्य या फिर तवा, तवा तथ्य का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, इन दोनों में से आपको आंसर निकालना है, तद होगा या तत् होगा, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 12 में, 12 में हमारा देखो तत्पुरुष यहाँ पर लिखा जरूर है, लेकिन ये हमें नहीं करना है, तद प्लस में पुरुष। ठीक है, तद प्लस में पुरुष, यानी कि तद पुरुष यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अब यहाँ पर आपको उपसर्ग छांटना है। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन हमने संधि के कर लिए, अब आगे हम किसके करेंगे, तो ये संधि उपसर्ग के करने वाले हैं। ठीक है, उपसर्ग के करने वाले हैं, तो बताइए यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आप अपना आंसर लगाइए। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, आ, आए, अ या फिर आहा, तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा यहाँ पर, फर्स्ट में आच्छादन में सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग नहीं आएगा, ये ध्यान देना है, आच्छादन में हमारा आ होगा केवल। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है, जिनमें उपसर्ग दे रखा है, प्रयोग, ममता, प्रस्ताव या फिर प्रतिमा, तो कौन सा हमारा आंसर सही हो जाएगा, प्रयोग, प्रयोग, ममता, प्रस्ताव या फिर प्रतिमा, चारों में से कौन सा करेक्ट है, उपसर्ग तो केवल इसमें है प्रयोग में, बाकी सब में क्या है, तो प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय शब्द है, ये ध्यान रखना है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है, प्रस्ताव, प्रतिमा, प्रतिमा हमारा मूल शब्द है प्रतिमा। ठीक है, और प्रस्ताव भी, ममता, मम प्लस में था, प्रस्ताव में भी जोड़ेंगे तो प्रस्त प्लस में आप। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द है जो एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है, पर्यावरण, असुरक्षित, अध कचरा या फिर अत्याचार, अत्याचार में अति उपसर्ग हो जाएगा, अध कचरा में अध, और असुरक्षित में अ। ठीक है, लेकिन जो पर्यावरण है ना, इसमें 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, पर्यावरण में कौन कौन से उपसर्ग हैं, तो पर्यावरण में परि प्लस आ, ये दोनों उपसर्ग हैं, और इसका जो मूल शब्द है वो कौन सा है, वरण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पर्यावरण, पर्यावरण में परि और आ, ये 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ध्यान देना। आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ग, त्याग, आ या फिर आत्म, आत्म त्याग, उपसर्ग आपको बताना है, उपसर्ग कौन सा हो जाएगा इसमें, आत्म प्लस में त्याग, तो 16 का हमारा आंसर कौन सा सही होगा, 16 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल ठीक है, इसमें जो उपसर्ग है ना वो आत्म है। ठीक है, इसमें उपसर्ग कौन सा है, आत्म है, ये ध्यान देना। इनमें से कौन सा उपसर्ग है जो अरबी या फारसी का है, अरबी फारसी का कौन सा उपसर्ग है, उप, कु, ना या फिर पर, तो 17 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उप, कु, सु और पर, ये जो उपसर्ग है ना वो किसके हैं, तो ये हिंदी के उपसर्ग है। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग है, लेकिन ना जो उपसर्ग है, ठीक है, ये किसका है, ये अरबी फारसी का उपसर्ग है। ठीक है,
ना किसका है? अरबी फारसी का उपसर्ग है। जैसे उसमें बोलते हैं ना मुराद, है ना, ना मुराद, ना काबिल, ना समझ, ये जो शब्द है, ये जो ना लगता है वो किस में आता है? तो अरबी फारसी में आता है। एन वक्त, एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एन वक्त, एन वक्त का मतलब क्या होता है कि एन वक्त पर मैं पहुंच गया, है ना, कि बिल्कुल एट ए टाइम पर पहुंच गया। एन वक्त का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें उपसर्ग पूछ रहा है ना, तो एन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एन उपसर्ग है इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। एन उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बिल्कुल ठीक समय पर। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? हिंदी में जो विदेशी भाषाओं से आए गए हैं और लिए गए हैं उपसर्ग, तो उनको क्या कहते हैं? आगत उपसर्ग बोला जाता है। ठीक है, आगत उपसर्ग की संज्ञा दी जाती है जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। और इनकी जो संख्या है ना वो कितनी है? 19 है टोटल। इनकी संख्या 19 है। जैसे अल, कम, खुश, गैर, ना, है ना, ये सारे होते हैं। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? सम उपसर्ग से किसमें लगा हुआ है? संस्कृत, सम्मेलन, संस्कार या उपरोक्त सभी। सम उपसर्ग किसके अंदर है? तो राइट आंसर हमारा 8 में कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी में क्या है? सम, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं ये सारे के सारे। अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति प्लस में उक्ति, तो अति हमारा आंसर सही हो जाएगा। इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? उर्दू के उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है? उर्दू, उर्दू का उपसर्ग इनमें से कौन सा है? कपूत, 19, अधपका या फिर खुशबू। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जो खुशबू है ये किससे बना हुआ है? उर्दू के उपसर्ग से बना हुआ है। ठीक है, उर्दू का। और इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? खुश, जो खुश है ना, ये उर्दू का उपसर्ग है प्लस में बू। बू तो आप जानते हैं किसको बोलते हैं। ठीक है, खुशबू। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? और कपूत में आप जानते हैं क उपसर्ग है कपूत के अंदर। ठीक है, 19 में उन उपसर्ग है और अधपका में अध उपसर्ग है। और ये सारे के सारे किसके हैं? तो हिंदी के उपसर्ग है। इनमें से कौन सा शब्द है जो उपसर्ग रहित है? इसमें उपसर्ग नहीं दे रखा है। अत्यधिक, विदेश, सुयोग या फिर सुरेश। सुर प्लस में ईस। ठीक है, सुर प्लस में ईस, सुर प्लस में ईस, ये इसका संधि संधि का शब्द है ये। इसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, इसमें उपसर्ग नहीं है। सुयोग में है सु प्लस योग, विदेश में है वी प्लस देश, और अति प्लस में अधिक, अत्यधिक। ठीक है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें भी आपसे उपसर्ग पूछ रहा है। बहिर, बहिर, बहिर्मुखी, तो हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बहिर। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? अब यहाँ पर आपको प्रत्यय से संबंधित क्वेश्चन करने हैं। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृत प्रत्यय। ठीक है, तद्धित और दूसरा होता है कृत प्रत्यय। ये ध्यान रखना है, कृत जो होता है वो क्रिया के साथ में जुड़ता है, और तद्धित जो होता है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ में जुड़ता है। तो ये 2 उपसर्ग आपको प्रत्यय के हैं। ठीक है, इनमें से तंद्रालु में प्रत्यय कौन सा है? तंद्रालु में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर प्रत्यय पूछ रहा है ना, तो प्रत्यय आप जानते हैं जो पीछे जुड़ता है, इसमें लू हमारा सही हो जाएगा। तंद्रालु, तंद्रा प्लस में लू। ठीक है, लू हमारा करेक्ट हो जाएगा, आलू अलू नहीं करना है। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रदेश। ठीक है, ये हमारा मूल जो है शब्द है प्रदेश प्लस में इक। ठीक है, और जब हम इक जोड़ते हैं ना, जब किसी भी प्रत्यय शब्द में इक जोड़ा जाता है तो उसका जो पहला अक्षर होता है उसमें आ जुड़ जाता है। ठीक है, आ जुड़ जाता है, तो ये ध्यान रखना है, इक हमारा आंसर सही हो जाएगा। और ये तद्धित प्रत्यय है, ये भी ध्यान रखना है, तद्धित प्रत्यय है ये प्रत्यय, क्योंकि ये प्रदेश किस प्रकार का शब्द है? तो ये संज्ञा शब्द है। इनमें से रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? रक्तिमा, रक्तिमा, रक्त प्लस में इमा, रक्त प्लस में इमा, तो हमारा चौथे का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, रक्त प्लस में इमा। आप बोल कर देखेंगे आंसर को, क्वेश्चन को, तो आपका आंसर भी मिल जाएगा। इनमें से त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? त्रि प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी बच्चे नहीं है प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, है ना। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए ही है, और ये सब कुछ आपको इतना कुछ फ्री में मिल रहा है, इतनी अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ काफी दिनों से।
तो प्लीज इतना तो आपका फर्ज बनता है कि आप कम से कम एक सब्सक्राइब, एक लाइक और शेयर कर दो। हाइप का बटन आता है, हाइप को भी आप प्रेस कर सकते हो अगर आपको अच्छी लग रही है तो, है ना। अच्छी नहीं लगे तो भी बता देना कमेंट में। त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? दानशील, पितृ, भक्ति, शिक्षक या फिर निंदक। तो त्रि शब्द तो हमारा प्रत्यय किस में आ रहा है? 29 में बताइए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो पितृभक्ति, ठीक है, इसमें तो बिल्कुल साफ ही दिख रहा है, पितृभक्ति में त्रि प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? दासत्व, दासत्व शब्द में कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो हमारा भी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, दास प्लस में त्व, ठीक है। ये भी तद्धित प्रत्यय है, ध्यान रखना है। दास क्या है? तो ये संज्ञा शब्द है। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय? बैठक, बैठ प्लस में अक, है ना। कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो अक प्रत्यय इसमें सही हो जाएगा। बैठक, बैठना प्लस में अक। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तद्धित, तद्धित जो प्रत्यय होता है वो किसके साथ में लगता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ में लगता है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? वार्षिक, भिड़ंत, लड़ाई या फिर मिलाप। तद्धित प्रत्यय तो हमारा वार्षिक जो है शब्द, इसमें तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। भिड़ना, लड़ना और मिलना, ये तीनों की तीनों क्रियाएं हैं और इन तीनों में कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अठकोना में कौन सा समास है? अठकोना में कौन सा समास है? समास के क्वेश्चन है अभी आपके, तो समास बताना है। सारे हमने अलग अलग जो है टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं। बताना आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है, जरूर बताना कमेंट में। अठकोना में कौन सा समास है? तो अठकोना में हमारा देखो द्विगु समास हमारा सही हो जाएगा। और द्विगु समास किसमें होता है? जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। जिसका सॉरी, अब प्रथम पद कैसा होता है? तो ये संख्यावाची होता है, ये ध्यान रखना, संख्यावाची होता है। उसमें कौन सा होता है? अठकोना, यानी कि 8 कोनों का समूह, अठकोना, ठीक है। आगे चलते, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? क्रिया विशेषण का काम कौन सा करता है? समस्त पद। किस समास का समस्त पद है जो वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु समास। तो इसमें हमारा दूसरा जो समास का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। क्रिया विशेषण का मतलब होता है अविकारी शब्द जो कभी बदलता नहीं है, ठीक है, जो कभी भी बदलता नहीं है। तो इसमें हमारा जो पहला पद होता है, इसका जो समस्त पद यानी कि जो पहला पद होता है वो क्या होता है? क्रिया विशेषण का होता है, या फिर उसे हम उपसर्ग भी मानते हैं, ठीक है। वो हमारा बदलता नहीं है कभी भी। पुत्र शोक में कौन सा समास है? उसमें परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक, पुत्र का शोक। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र के शोक के लिए शोक। तो राइट आंसर हमारा है तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और हमारे तत्पुरुष में भी थोड़ा अंदर जाएं तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, पुत्र के लिए शोक करना। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? प्रेम सागर, ये हिंदी साहित्य की रचना भी है प्रेम सागर, जो कि लल्लू लाल जी की है। इसमें समास आपको यहाँ पर बताना है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु समास। प्रेम सागर, प्रेम सागर में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, प्रेम का सागर, ठीक है। तत्पुरुष हमारा सही हो जाएगा और वो भी है संबंध तत्पुरुष है इसके अंदर, ठीक है। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष हमारा सही हो जाएगा। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? मतदाता शब्द में कौन सा समास है? मतदाता, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर इसमें भी हमारा तत्पुरुष ही हो जाएगा। मतदाता यानी कि मत का दाता, मत को देने वाला, वोट देने वाला को बोलते हैं मतदाता। हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। हर रोज में जो समास है ना, देखो हर, इसका जो हर शब्द है ना, हर का मतलब होता है प्रत्येक, अर्थ का प्रत्येक। हर का मतलब क्या क्या है यहाँ पर? प्रत्येक। ये क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है, कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। तो अव्ययी भाव हमारा सही हो जाएगा। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? नीति निपुण, तो नीति निपुण में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी तत्पुरुष है, नीति में निपुण, ठीक है। नीति में निपुण, ये ध्यान रखना है। और इसमें नीति में निपुण अधिकरण तत्पुरुष समास है। देशार्पण में कौन सा समास है? देशार्पण, देश के लिए अर्पण, ठीक है, देश के लिए अर्पण। इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा और वो भी कौन सा है? संप्रदान है, ठीक है। इसमें संप्रदान है, देश के लिए अर्पण।
इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभी यहाँ पर आपको कुछ वर्तनी के क्वेश्चन करने हैं, अब बताना है फटाफट से कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा। इंद्र वज्रा, इंद्र वजा, इंद्र वज, है ना। देख लीजिए क्वेश्चन किस तरीके से दे रखे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अटक भी जाते हैं पेपरों में, है ना। तो शुद्ध शब्द आपको छांटना है। इंद्र वज्रा, देखो हमारा इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इंद्र, इंद्र बिल्कुल सही लिखा जाता है, और वज्रा होता है, वजा नहीं होता, वज्रा, ठीक है। ये बिल्कुल हमारा सही है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी है जो कि शुद्ध है? ध्यान देना, कभी कभी यहाँ पर अशुद्ध भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान देना पड़ेगा, अशुद्ध या शुद्ध, ठीक है। द्वारका, द्वारिका, द्वारका या फिर द्वारिका, बोलने में तो एक जैसा ही लगता है। इनमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो द्वारका होता है, ठीक है, द्वारका। द्वारिका नहीं करना है आपको, द्वारिका बोला जाता है, लेकिन द्वारका हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये ध्यान देना है अपना। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? दुग्धोज्वल है, दुग्धोज्वल है, दुग्धोज्वल या फिर दुग्धोज्वल। तो आप जानते हैं तीसरे में हमारा जो राइट आंसर है 43 में, वो दुग्धोज्वल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दुग्धोज्वल यानी कि दूध के समान उज्जवल यानी कि सफेद, ठीक है। दुग्धोज्वल हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से? सही शब्द, वर्तनी वाला शब्द छांटना है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो देखो इसमें तो विकास ही ठीक दिख रहा है, विकास नहीं होता, विकास भी नहीं होता, और विकास आनक तो होता ही नहीं है, ठीक है। विकास हमारा बिल्कुल ठीक है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो हमारा सॉरी, ये ऊपर नीचे थोड़ा सा बी सी उल्टा हो गया है, लेकिन ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। मंगलाचरण इस तरीके से लिखा जाता है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए? सही वर्तनी वाला इनमें से कौन सा शब्द है? लखपति, लक्षपति, लखपति, तो देखो यही हमारा सही हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान देना, ये इस पे बड़ी की मात्रा और इस पे छोटी की मात्रा है, ठीक है। तो लखपति, लख है ना, जिसके पास लाखों रुपए हो, लखपति। तो पति पे तो आप जानते ही हैं छोटी की मात्रा आती है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अभी व्यंजनावाद, इसमें च दे रखा है, खाली व दे रखा है, ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? पाश्चात्य का क्वेश्चन भी है ये, रोचे साहब है, ठीक है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला इनमें से शब्द कौन सा है? तो व्यवस्था हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से लिख के देख लेना, अपने आप से लिख के देखा करो शब्दों को, ताकि आपको समझ में आए। इनमें से किस शब्द की वर्तनी है जो कि शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन या फिर उन्नयन। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखो भाई, सी इसमें करेक्ट है ना, नहीं नहीं सॉरी, बी इसमें करेक्ट है ना, ये वाला सही है। उन्नयन इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, उन्नयन। और अगर हम इसे अलग लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से ये बिल्कुल सही है, तो ये दोनों ही करेक्ट है। उन्नयन इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इनमें से किसकी वर्तनी है जो कि शुद्ध है? इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? संगीतज्ञ। तो बिल्कुल ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, संगीतज्ञ होता है, ठीक है, संगीतज्ञ होता है, ध्यान देना है। शुद्ध वर्तनी का चयन यहाँ पर भी करना है। महत्वाकांक्षा, इसमें तो महात्वा दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया। महत्वाकांक्षा में बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। महत्वाकांक्षा का बी हमारा ठीक है, इस तरीके से ये लिखा जाता है। अब आगे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं थोड़े हिंदी साहित्य के। उम्मीद है भाई आपको क्लास पसंद आएगी। 51 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपको पसंद आ रही है इसी तरह से क्लास आप चाहते हो डेली, क्योंकि LT GIC की भी भर्ती निकल चुकी है ना, फॉर्म डाल देना आप लोग। और LT की तो ऑलरेडी निकल ही रही है, ठीक है, उसके तो फॉर्म भरे ही जा रहे हैं। तो ये सारी अगर आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हो ना, तो ये इस क्लास से आप डेली जुड़ें और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करें, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर बताइए, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसको कहा जाता है? तो ये केशव दास को कहा जाता है। और कहा किसने है? तो ये शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है, शुक्ल जी ने कहा है, ये ध्यान रखना है। और ये तीनों के तीनों रीतिकाल के क्वेश्चन है, सॉरी कवि हैं, ठीक है। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर आपको देना है, बताइए 53 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा
12 मार्च 1954, ठीक है, 12 मार्च 1954 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ना, वो यही संस्था देती है। भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? तो ये भाई कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि अगर यहाँ पर इस्लामी आक्रमण नहीं होते, यानी कि मुगलों के आक्रमण नहीं होते, और हमारे देश की जनता हताश नहीं होती, निराश नहीं होती, है ना, हारती नहीं, तो यहाँ पर भक्ति काल का उदय नहीं होता, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके विपरीत में बोलते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि ये भक्ति काल का जो उदय है वो स्वाभाविक विकास है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए हैं? इतिहास के उपेक्षित पात्र को, नारी पात्र को, तो ये साकेत में किया है। साकेत में आप जानते हैं उर्मिला से संबंधित है, साकेत, ठीक है, उर्मिला। और उर्मिला ये इतिहास का एक क्या है? उपेक्षित पात्र है। लीलाधर जगूड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताइए, राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो लीलाधर जगूड़ी को भी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? अनुभव के आकाश में चांद, रात अभी मौजूद है, नाटक जारी है, या इस यात्रा में? तो ये अनुभव के आकाश में चांद है ना, इस पर मिला है, ये ध्यान रखना है। नाटक जारी, इसके लिए इनको शायद व्यास सम्मान मिला है, या नाटक जारी के लिए सरस्वती सम्मान मिला है ना, सम्मान तो इनको मिला है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो साहित्य इतिहास का जो प्रथम लेखक है वो है गारसा दत्त तासी, ठीक है, गारसा दत्त तासी ने लिखा था द इस्तवार लिटरेचर इंदो ए हिंदुस्तानी। बिरमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो बिरमर गीत जो परंपरा है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूरदास, ठीक है, सूरदास ने बिरमर गीत नाम से जो लिखा था, बिरमर गीत नाम से लिखा था, ये ध्यान रखना है। अज्ञेयकृत कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मूर्ति देवी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, या साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये साहित्य, सॉरी, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इसके लिए, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक 11 लेखकों को मिल चुका है हिंदी के अंदर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा, सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में सबसे पहला हिंदी साहित्य का पुरस्कार मिला था, और वो भी किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? और इसके लेखक भी आपको पता होना चाहिए, तो इसके लेखक कौन है? स्वदेश दीपक, ठीक है, स्वदेश दीपक की रचना है, ये ध्यान रखना है, स्वदेश दीपक की रचना है कोर्ट मार्शल। और इसकी विधा कौन सी है? राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? नाटक है ये, कोर्ट मार्शल क्या है? एक नाटक है, ठीक है। इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? आलवार महिला संत का नाम क्या है इनमें से? आलवार महिलाओं में केवल एक ही महिला है ना, केवल एक ही महिला है। वैसे ये 12 संख्या है इनकी, आलवार की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है, जिसमें से एक महिला है, और इसे दक्षिण भारत की मीराबाई के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम होता है अंडाल, ठीक है, दक्षिण भारत की मीराबाई ने कहते हैं। बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया है? बताइए, बेगमपुरा की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया गया है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बेगमपुरा, तो ये रविदास ने किया है, यानी कि रैदास, ठीक है, रैदास ने किया है, ये ध्यान रखना है। बेगमपुरा क्या है? बेगमपुरा एक ऐसा देश माना गया है जहां पर कोई भी दुख दर्द नहीं हो। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? डी ऑप्शन कहीं छुप गया है ना, तो 2005 ईस्वी। चलिए अब बताइए, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 65 में हमारा डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 2005 में मिला था इनको, ठीक है,
कुंवर नारायण को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो संपूर्ण साहित्य के लिए 2005 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन से कवि हैं जो अष्टछाप में शामिल नहीं है? अष्टछाप की जो स्थापना है वो 1565 ईस्वी में की थी, और की किसने थी? तो विठल नाथ ने की थी। ठीक है, विठल नाथ ने की थी, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे, उन्होंने की थी। और इसमें हरिदास शामिल नहीं है। ठीक है, सूरदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, तीनों का नाम इसमें आता है। सुजान भगत, अलगोजी, ग्रहदान, नशा, माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचना है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 67 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहानी। ये सारी की सारी कहानी है। ठीक है, ग्रहदास, सुजान भगत, नशा, माता का हृदय, और ये सब मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं। अरुण कमल की किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अरुण कमल की कौन सी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? अपनी केवल धार, सबूत, पुतली में संसार, या नए इलाके में? तो नए इलाके के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आम के पत्ते किसकी रचना है, जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला था? आम के पत्ते, तो ये रामदरस मिश्र की रचना है। ठीक है, आम के पत्ते के लिए इनको क्या मिला था? व्यास सम्मान मिला था, ये ध्यान रखना है। और आग की हंसी के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किस साहित्यकार को मिला था? तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1955 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1955 ईस्वी में। और ये सबसे पहले किसको मिला था? तो ये माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था। उनकी किस रचना के लिए मिला था? हिम तरंगिणी के लिए मिला था शायद, है ना? हिम तरंगिणी के लिए मिला था। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? निम्बार्क, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामा अनुजाचार्य। तो द्वैतवाद किसका है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्काचार्य का है, ये ध्यान रखना है। और इसी संप्रदाय को ना सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। सनकादि संप्रदाय के भी इसी को कहते हैं। पथ के साथी किस विधा की रचना? एक बार इनको बता देती हूँ। शंकराचार्य का कौन सा है? तो इनका है द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद नाम से है। और मध्वाचार्य ने इनके विरोध में लिखा था अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद। और रामानुजाचार्य की बात करें तो इनका है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्ट नाम ध्यान रख लेना। पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर हमारा 73 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रेखा चित्र है। पथ के साथी रेखा चित्र है। और ये है किसका? तो महादेवी वर्मा का है। ठीक है, महादेवी वर्मा हमारा आंसर सही हो जाएगा। किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताइए, किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ढाई घर। ठीक है, ये ढाई घर के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था। आवा तो चित्रा मुदगल की है वैसे भी। चित्रा मुदगल को इनके किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो चित्रा मुदगल को जो साहित्य अकादमी मिला था वो मिला था पोस्ट बॉक्स नंबर 203। ठीक है, पोस्ट बॉक्स नंबर इनकी रचना का नाम है। श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए थे? तो श्रीलाल शुक्ल की एक रचना थी, उपन्यास था इनका राग दरबारी। ठीक है, ये इनका उपन्यास है, ये ध्यान रखना है, उपन्यास। और ये 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। आग और राग का कवि, अधैर्य का कवि समय सूर्य, ये सारी इन्हीं को उपाधि दी गई है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा राम कुमार वर्मा। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से संपादन किया था। ठीक है, इन्होंने स्वतंत्र कोई ग्रंथ लिखा नहीं है लेकिन संपादन किया था। और राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने लिखा था हिंदी काव्य धारा 1944 में। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ग्रंथ नहीं लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने मानी है भाई 12। तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की जो संख्या है वो शुक्ल जी के द्वारा 12 मानी गई है। गिरजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त की हूँ सामने, इसके लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताइए यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक सेकंड।
तो गिरजा कुमार माथुर को मैं वक्त की हूँ सामने इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? मनोहर श्याम जोशी, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध या रमेश कुंतल मेघ। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध है। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, ये उक्ति किस रचनाकार की है? जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसने कहा है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं। हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम भारत भारती सम्मान मिला था? तो प्रथम जो भारत भारती सम्मान है किसको मिला था? तो 83 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को मिला था। ठीक है, महादेवी वर्मा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए किसको साहित्य अकादमी मिला था? व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए किसको मिला है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लीलाधर जगुड़ी। ठीक है, इनको व्यास सम्मान मिला था। लीलाधर जगुड़ी को नाटक जारी है के लिए सरस्वती मिला था, और अनुभव अनुभव के आकाश में चांद इसके लिए साहित्य मिला था। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। युगांत के कवि कौन है? युगांत, युगांत के कवि इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? युगांत सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ठीक है, और बुद्धि का प्रतीक कौन है? तो यह एड़ा। और मन का प्रतीक कौन है? तो यह है मनु। आपको क्लास कैसी लग रही है एक बार प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, आपको किस तरह के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, डेली 100 क्वेश्चन इसी तरह से हिंदी साहित्य के आपको मिलते रहेंगे प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप डेली प्रैक्टिस करें, आप चाहे कहीं भी पढ़ें लेकिन प्रैक्टिस यहाँ पर करें, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों की। ठीक है, और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगी जीके की क्लास भी लाने की। मैंने डाली थी 4-5, लेकिन बीच में थोड़ा इमरजेंसी आ गया था, है ना, तो वो भी आप जरूर देखना अगर आए तो। रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? तो ये किसको माना है भाई? इंदुमती को माना है। ठीक है, इंदुमती 1900 ईस्वी में आई थी और ये है किसकी? किशोरी लाल गोस्वामी की है। ठीक है, और एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है ये आधुनिक खोजों के अनुसार प्रथम कहानी मानी जा रही है, जो कि 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? केदारनाथ सिंह को उनकी किस तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है इनको मिला था अकाल में सारस के लिए। ठीक है, अकाल में सारस के लिए मिला था, ये ध्यान रखना है। इनमें से कौन से कवि हैं जो फूल बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं? तो फूल बाबू के नाम से जानते हैं राज कमल चौधरी को। ठीक है, फूल बाबू किसे कहते हैं? तो कमल को कहते हैं। बहुत ईजी है याद करना। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन माने जाते हैं? तो भक्ति रस के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो माने जाता है, किसको माना जाता है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? रूप गोस्वामी। ठीक है, रूप गोस्वामी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, जिन्होंने इसे बाद में गंगा में डुबोया था, है ना, जंजीरों से बांध करके। इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञे ने नहीं किया है? तो अज्ञे ने इनमें से किसका पत्रिका का संपादन नहीं किया है? नंदन, दिनमान, विशाल भारत या नव भारत टाइम्स। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? नंदन का नहीं किया इन्होंने। ठीक है, नंदन का नहीं किया ना। तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लेना। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हो मेरे साथ, कंप्लीट हिंदी साहित्य, ठीक है, नोट्स मंगवाना चाहते हो तो नोट्स भी आप अपने घर तक भी मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर दे रखा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, केवल और केवल 600 रुपए में। ठीक है, केवल 600 रुपए में, अभी छूट है इस पर। 600 रुपए में इतना, ये मत सोचिए, देखो पैसा मैटर नहीं करता, इसका खर्चा ही इतना है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें।
ठीक है। और बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स तैयार किए गए हैं। आप सच में ही अगर आप पढ़ेंगे इनको तो कोई भी पेपर निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने जिस मेहनत से इनको तैयार किया है ना, शायद ही आपको कहीं और ये मेहनत मिलेगी। तो अगर आप लेना चाहें तो आप मुझे नंबर पर संपर्क कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ओके, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, चाहे कुछ करो या ना करो। ओके, चलो टेक केयर भाई, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।